सेल में लिखिए विक्रय क्या है, व्हाट इज सेल, विक्रय क्या है। विक्रय कौन कर सकता है, विक्रय कौन कर सकता है। क्रेता कौन बन सकता है, क्रेता कौन बन सकता है। क्रेता कौन बन सकता है। अगला पॉइंट, विक्रय कैसे होता है, विक्रय कैसे होता है, विक्रय कैसे होता है। अगला पॉइंट, विक्रय का प्रभाव, विक्रय का प्रभाव। विक्रय की संविदा तथा विक्रय में अंतर, विक्रय की संविदा तथा विक्रय में अंतर। विक्रय की संविदा तथा विक्रय में अंतर। क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन। आइए देखते हैं बेयर एक्ट खोलिए। बेयर एक्ट फिफ्टी 54 पढ़िए 54। विक्रय की परिभाषा। विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। विक्रय कैसे किया जाता है? ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्री के लिखित द्वारा किया जा सकता है। 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्री की लिखित द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा देता है। विक्रय संविदा। स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा यह संविदा है कि उस काम वाली बात करिए, ज़्यादा पढ़िए मत, बस देखिए। एक कीमत होती है, उसके बदले इसके स्वामित्व को आप दूसरे को दे देते हैं। जैसे आपकी ये पेन है, आपका फ्रेंड मांग लिया तो आप ऐसे भी कहते हैं आज ही खरीदा 10 रुपये है,
आप दे दीजिए, हम आपको दे दें, तब तो वो सेल हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये कीमत के बदले में उसका ओनरशिप आपने उनको दे दिया है। ये लेकिन ये पेन वाले पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लिखा है ना अस्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति। तो इसके लिए आपको ज़मीन देना पड़ेगा। कोई आपके पास मकान हो, प्लाट हो, आप पैसे के बदले में उसके ओनरशिप को दूसरे को दे दें, तब जा कर के वो सेल होगा। अगर पेन वगैरह देते हैं तो फिर सेल्स ऑफ गुड्स में कवर होगा जा कर के। यही पॉइंट आप पढ़ रहे हैं कि अगर अचल संपत्ति है, कंसीडरेशन है और ओनरशिप, ये सारी चीज़ें हैं, तभी सेल हो रहा है। नोट करिए डेफिनेशन। विक्रय, विक्रय ऐसी कीमत के बदले, विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया है, या जिसके देने का वचन दिया गया है। या जिसका कोई भाग दे दिया गया है, या किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या देने का वचन दिया गया हो। तो विक्रय स्वामित्व के बदले, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। जो कीमत है उसमें पूरा तो आपने नहीं दिया है, कुछ पैसा आपने दे दिया है, बाकी पैसा आपने कहा हम बाद में दे देंगे, इसी को हम लोग सेल कह रहे हैं। यही आपका विक्रय है जो आप करते भी हैं कि जब बैनामा वगैरह लेते हैं तो कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ पैसा आप बाद में देते हैं, यही सेल है। विक्रय के आवश्यक तत्व, विक्रय के आवश्यक तत्व। विक्रय के आवश्यक तत्व, पहला तत्व विक्रय के पक्षकार, पार्टीज ऑफ सेल, विक्रय के पक्षकार। विक्रय में दो पक्षकार होते हैं, विक्रय में दो पक्षकार होते हैं। पहला क्रेता, दूसरा विक्रेता। पहला क्रेता, दूसरा विक्रेता। सेक्शन 7 टीपी एक्ट क्या कहता है, देख लीजिए, फटाफट देखिए। अरे अंदर जल्दी पढ़ो। हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है व्ययन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः तथा आत्यंतिक रूप से
में या सशर्त उन परिस्थितियों में उतनी विस्तार तक जो उस प्रकार से जो किसी भी तत्व प्रवृत्ति विद द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम है। पूजा किसकी योग्यता बता रहा है सेक्शन? किसकी योग्यता? सेलर की। वही लिख दीजिए। धारा 7 टीपीए विक्रेता की योग्यता स्पष्ट करता है। इसे वयस्क स्वस्थचित्त, इसे मेजर साउंड माइंड, एंड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ब्रैकेट में वही डाल देना, सेक्शन 41 दृश्यमान स्वामी। अपवाद लिख के, अपवाद सेक्शन, अपवाद तो 3 है वैसे, 41, 35, 43। अब दूसरी लिखें। पहली आवश्यक तत्व हो गया। पहला आवश्यक तत्व में यही आपको बताना है जो बताया गया है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेलर। व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेलर? एक लाइन और लिख दीजिए। क्रेता की निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन 136 में बताई गई है। क्रेता की डिस्क्वालिफिकेशन निर्योग्यता सेक्शन 136 में बताई गई है। ये तुम्हारा प्री क्वेश्चन है, बिहार में आया ना आपकी बार प्री में। ये टीपीए में परचेजर की क्वालिफिकेशन नहीं है बट सेलर की है। सेलर की सेक्शन 7 में है, ट्रांसफर सेलर मतलब ट्रांसफर, बट परचेजर की नहीं है। परचेजर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यानी ट्रांसफर ही कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कभी कभी तो आपको संपत्ति मिल जाती है, आपको पता ही नहीं रहता। गोद में हाथ हिलाते रहते हैं, आपके जेब में 10 रुपया नानी डाल दी, मामी डाल दी, या गले में चैन डाल दी, या कोई प्लाटे लिख दी, थ्रो मम्मी सच एंड सच। इवन आप पेट में भी रहे तब भी मिल गया। पेट में रहे क्या, मम्मी की शादी भी नहीं हुई तब भी मिला था। सेक्शन 13 मिला था ना। इतना ज़्यादा बवाल है, देखिए। अब दूसरा, विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। विक्रय की विषय वस्तु सेक्शन 54 केवल चल संपत्ति के विक्रय पर लागू है। सेक्शन 54 केवल चल संपत्ति के विक्रय पर लागू है। अचल ना, चल तो नहीं लिखा दिया। हाँ, अचल संपत्ति, अगर चल लिखा दिया हुआ अचल मानिएगा, अचल कर लीजिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू है। अतः चल संपत्तियां इस धारा में नहीं आएंगी। उसका विक्रय माल विक्रय अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। अचल संपत्तियों में
मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियां आती हैं। अचल संपत्तियों में मूर्त एवं अमूर्त दोनों संपत्तियां आती हैं। टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल, मूर्त अमूर्त मीन्स टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल आती हैं। खड़े काष्ठ, उगती फसलें, घास। धारा 3 में है तीनों शब्द। खड़े काष्ठ, स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें, ग्रोइंग ग्रॉस, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रॉस। स्टैंडिंग टिम्बर, खड़े काष्ठ, उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रॉस, घास, ये अचल संपत्ति में नहीं आती हैं। ये अचल संपत्तियों में नहीं आती हैं। ऐसे ही परिभाषा है, ये अचल संपत्ति में नहीं आती हैं। और यही तुम्हारा प्री है। इनको अचल में दिमाग जाएगा, इसलिए प्री को हो गया। जहाँ जहाँ ऐसे आवे ना उसको पी और टी ऐसे लिखिए, प्री टेस्ट के लिए तो इकट्ठा करते जाना। फिर आया, ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है स्वामित्व का अंतरण। स्वामित्व का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी परिभाषा में आपने देखा, विक्रय के लिए स्वामित्व का अंतरण आवश्यक है। विक्रय के लिए स्वामित्व का अंतरण आवश्यक है। ऐसा अंतरण वॉलंटरली मतलब स्वैच्छिक होना चाहिए। वॉलंटरली ऐसा अंतरण स्वैच्छिक होना चाहिए। वॉलंटरली स्वैच्छिक होना चाहिए। स्वतंत्र सम्मत से होना चाहिए, फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सम्मत से होना चाहिए, फ्री कंसेंट। चौथा पॉइंट क्या आ रहा है? कंसिडरेशन, प्रतिफल। विक्रय के लिए चौथा पॉइंट है कंसिडरेशन, प्रतिफल। विक्रय के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पच्चीस एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25(1) बताना होगी। क्योंकि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। ब्रैकेट में डाल देना 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। क्योंकि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं।
बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। धारा 25 संविदा अधिनियम, संविदा अधिनियम लिखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सही है। धारा 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब प्रतिफल को देखिए, एक्ट क्या कहता है, कैसे दे रहे हैं प्रतिफल। वो कह रहा है कि कुछ पहले दे दिया जाए, कुछ बाद में दे दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं एक ही बार पूरा का पूरा दे दिया जाए, दोनों प्रतिफल इसमें आएगा। तो इसमें आप बताइएगा कीमत प्रतिफल, इट में भी कैश, इट में भी काइंड्स। एक कैश में भी हो सकता है, काइंड्स में भी हो सकता है, कुछ पहले दिया जा सकता है, शेष बाद में देने का वचन दिया जा सकता है। एक पॉइंट नोट करिएगा, पैरा बदल दीजिएगा थोड़ा। प्रतिफल का भुगतान संपूर्ण कीमत एक साथ देकर किया जा सकता है, जैसे आप भी करते हैं ना फीस देने में, जैसे पूरा एक साथ दे सकते हैं या फिर बाद में दे देंगे, वही तो इसमें भी है। संपूर्ण कीमत का एक साथ भुगतान किया जा सकता है या कुछ पहले दिया जा सकता है या शेष बाद में दिया जा सकता है। कुछ पहले दिया जा सकता है या शेष बाद में दिया जा सकता है। विद्याधर नाइक, ये लिख लीजिए, नाइक नहीं, विद्याधर, केवल विद्याधर। विद्याधर बनाम मनफिक राव, विद्याधर बनाम मनफिक FIC, विद्याधर बनाम विद्याधर बनाम मनफिक राव। 1999 सुप्रीम कोर्ट, 1999 सुप्रीम कोर्ट। विक्रय के लिए कीमत का होना आवश्यक है। विक्रय के लिए कीमत का होना आवश्यक है। तत्काल कीमत दिया जाना जरूरी नहीं है। तत्काल पूरी कीमत दिया जाना जरूरी नहीं है। तत्काल पूरी कीमत दिया जाना जरूरी नहीं है। हाकिम सिंह बनाम राम सनेही, हाकिम सिंह बनाम राम सनेही। हाकिम सिंह वर्सेज राम सनेही, 2001 इलाहाबाद। कीमत या प्रतिफल की अपर्याप्तता के आधार पर, कीमत या प्रतिफल यानी कंसीडरेशन के पर्याप्त ना होने पर विक्रय को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रतिफल की अपर्याप्तता, कंसीडरेशन की अपर्याप्तता होना विक्रय को चुनौती का आधार नहीं है। विक्रय को चुनौती का आधार नहीं है।